औपनिवेशिक का मतलब जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में गुलाम होना कहते हैं। जैसे हमारा भारत था, जो भारत था वो उपनिवेश बना था किसका? अंग्रेजों का। जैसे यहाँ हमारा भारत था और इधर जो था इंग्लैंड था। इंग्लैंड वाले ने समुद्री मार्ग से गति करते हुए और यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाया और व्यापार उनका इतना बढ़ा, आर्थिक रूप से वो इतना सशक्त हो गए कि आर्थिक सशक्तिकरण के बाद उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि भारत को गुलाम बना लिया। इसी घटना को इतिहास के भाषा में हम क्या कहते हैं? उपनिवेश बना लिया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना गुलाम बना लिया, गुलाम बनाना। उसी को इतिहास के भाषा में क्या कहते हैं? उपनिवेश बनाना। और उपनिवेश बनाने की जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको उपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्पेशल भाषा होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग स्पेशल भाषा होती है। जैसे कि अगर एक वर्ड हम ले ले स्टाइल, तो तोनी खातिर का मतलब अलग होता है कि स्टाइल मारा तड़ा, ये तुम लोग के लिए होगा। बायोलॉजी में स्टाइल का मतलब अलग होता है। फूल में से ऐसे निकला रहता है, इसको स्टाइल या तंतु कहते हैं। बायोलॉजी में स्टाइल का अलग मतलब है, आप लोग लाइफ में स्टाइल का अलग मतलब है। हर क्षेत्र में एक ही शब्द का अलग अलग मतलब होता है। तो उसी तरह से ये जो शब्द है औपनिवेशीकरण, ये इतिहास का शब्द है। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं गुलाम बनाना। तो भारत किसका उपनिवेश बना था? अंग्रेजों का। ठीक है, जब अंग्रेजों का उपनिवेश बना, जाहिर सी बात है कि आप जैसे हैं जहां रहेंगे उस तरह की व्यवस्था, उस तरह की चीजें तो करेंगे ना। जैसे हम लोग यहाँ अपने हिसाब से जी रहे हैं। अब जैसे देख लो बिहारी, बिहार में क्या खाता है बिहारी लड़का सब? अधिकांश बिहारी का सबसे फेमस नशा क्या है? खैनी। कितना हो स्टाइलिश लड़का हो, 100 गो में लगभग 60-70 गो ऐसा लड़का है जो जरूर मलेगा, नुका के मले, दिखा के मले, मलेगा। वो विदेश भी चल जाएगा तो क्या लेके जाएगा? खैनी लेके जाएगा। अगर वहाँ विदेश में अगर उसके पड़ोस का कोई जा रहा है ना, तो कहेगा भाई तनी खैनी लेते आइए। तो जो जहाँ रह रहा है उस तरह की व्यवस्था जो है। अब यहाँ बिहारी मुरेठा बनता है, विदेश में जाएगा तो ना बनेगा, एकदम बनेगा। तो हर जगह, हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का अपना एक कल्चर होता है, एक तौर तरीके होते हैं। तो उस तौर तरीकों को कहीं भी जाए उसको वो प्रॉपर ढंग से फॉलो करेगा। तो जो अंग्रेज थे उनके यहाँ जो शासन व्यवस्था चल रही थी, जो रहने का रखत पकत चल रहा था, वो यहाँ भी अगर आके रहेंगे तो अपने आसपास की जो इन्वायरमेंट होगी उसको उसी तरह से ढालेंगे। उनके यहाँ पर शहरें उस समय ठीक ठाक स्तर की थी। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने तरह की शहरें यहाँ पे विकसित करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, यानी कि गुलाम बनाने के बाद वाले जो बनने वाले शहर हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर पढ़ना है नगरीकरण। नगरीकरण का क्या अर्थ होता है? नगर का बनना, नगरीकरण। अब जैसे कि एक गांव है, धीरे धीरे डेवलप करते करते एक शहर के रूप में विकसित हो गया, तो कहेंगे उसका क्या हो गया? उस गांव का नगरीकरण हो गया। नगरीकरण का मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई गांव डेवलप होते अगर नगर के रूप में विकसित हो गया तो इस क्रिया को कहेंगे कि उसका क्या हुआ? नगरीकरण हुआ। फिर अगला वर्ड है नगर योजना। अच्छा, पहले घरें जो होती थी, जैसे तुम्हारे पापा या बाबा बनाए होंगे, तो जो घर बनाए होंगे वो हो सकता है कि बिना प्लान के भी बन गया हो या प्लान करके बना हो। घर दो तरह का बनता है, एक प्री प्लान और एक बाद में। पहले एक घर बना लिए, एक रूम बना लिए, फिर लगा कि पिछवाड़ा कुछ बन जाना चाहिए, उधर बना लिए। फिर लगा कि बगल में एक और रूम बना लिया का, वो बना लिए। फिर लगा कि सामने एक बरामदा बना लिया का, वो बना लिए। धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से करते चले गए। तो प्लान नहीं था, बस वो समय के साथ हो गया। और एक होता है कि पहले इंजीनियर को बुलाओ, फिर उसका क्या बनवाओ? नक्शा बनवाओ और उस पर काम करो और उस तरह से घर को बनाओ। तो उसको कहते हैं योजना, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लान कहते हैं ना, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? योजना। तो पहले योजना बनाना, फिर उस पर काम करना। तो उसी तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ शहरों को प्लान करके तब बनाया, इसलिए इसको कहते हैं नगर योजना। इसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि किस तरह से क्या क्या प्लान था उनका। साथ ही साथ हमें पढ़ना है स्थापत्य। स्थापत्य मतलब
स्ट्रक्चरल चीज़ों को पढ़ना है कि उन्होंने यहाँ कौन कौन सी इमारतें बनवाई, उनकी क्या क्या खासियत है, ये सभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर के। तो मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि क्या अंग्रेज आए तभी से ये शहर बना, उससे पहले हमारे जो पूर्वज थे जंगल में झिंगा लाला कर रहे थे? क्या लग रहा है? हाँ, शहर अपने इंडिया में वर्ल्ड की सबसे पहली शहर थी, सबसे बेस्ट और फेमस, मतलब सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट शहर थी अपने इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे पहला शहर। अच्छा, एक आइडिया लगा, तुम लोग गांव में अभी मड़ई है कि नहीं? एक को है? 10 साल पहले जाओ, मड़ई ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। यानी हम लोग के पापा के समय में और ज्यादा रहा होगा, बाबा के समय में और पीछे जाएंगे तो, और पीछे जाएंगे तो, और पीछे जाएंगे तो नहीं रहा होगा। आपको जान के हैरानी होगी, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हड़प्पा में, हालांकि ये हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने मॉडर्न से ही शुरू किया था क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नई चीजें हैं तो समझ में भी थोड़ा ज्यादा आएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा तो आपको जान के हैरानी होगी, 5000 साल पहले आज हम लोग के पास जैसा बिल्डिंग है वैसा ही बिल्डिंग उस समय हुआ करता था। आज जैसे कि घर में ही एक तरफ टॉयलेट बाथरूम है, स्नान घर, शौचालय है, उस समय 5000 साल पहले ऐसी सेम व्यवस्था थी। आज गेस्ट रूम अलग है, बेडरूम अलग है ना? उस समय हमारे भारत में 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे थे, मड़ई कह रहे थे ना, लेकिन 5000 साल पहले हमारे पास एक बेस्ट शहर था। पता है कितना बड़ा? कुछ गेस कीजिए तो कितना बड़ा हो सकता है? 10 किलोमीटर स्क्वायर, 20 किलोमीटर स्क्वायर, 50 किलोमीटर स्क्वायर, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर? नहीं, इससे भी ज्यादा था, लगभग था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख एरिया समझ रहे हो? 13 लाख क्षेत्रफल होता है, बहुत ज्यादा। इतना बड़ा शहर था हमारे इंडिया में। कब? 5000 साल पहले इस इंडिया में। इंडिया छोड़ो, तनी उसके बाद की बात करते हैं, पुराना थोड़ा कर लो। पटना की बात कर लेते हैं। पटना अपने समय की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शहर थी, क्योंकि ये अपना इंडियन हिस्ट्रियन नहीं कहता है, एक विदेशी चाइनीज हिस्ट्रियन, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो घूमने आता है, घुमंतु तो नहीं कहेंगे, यात्री कह लेंगे। जो चाइनीज यात्री था वो सब जब इंडिया आया तो इंडिया की चीजों के बारे में इतनी प्रशंसा किया। वो जब यहाँ आया तो वो देखा अशोक के महल को, और अशोक के महल को कहा कि देवालय है। देवालय बोले तो देव का घर, स्वर्ग जैसा है ये। इतनी सारी प्रशंसाएं हुई थी पटना के बारे में, पटना के महलों के बारे में। तो हमारे भारत में एक से एक शहरें थी, बहुत पहले से भी थी, लेकिन मॉडर्न काल में, मॉडर्न जो आधुनिक काल है, इसमें ये शहरें जो है, अंग्रेजों का इसमें क्या योगदान आ रहा है, ये सब पढ़ना है। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये चैप्टर हम इसमें से अधिक पढ़ा ही दिए हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पहला लाइन दिया है कि किसी भी राष्ट्र तथा समाज के प्रगति में किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है? नगर का। जहां जितना ज्यादा नगर होगा उसका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और माना भी जाता है ऐसा। जैसे कि अपने इंडिया में देख लो, पूर्ण शहरीकृत राज्य कौन है? कौन ऐसा राज्य है जो लगभग पूरी तरह से शहरीकृत है? जैसे कि हमारा बिहार। बिहार में खाली शहर है कि गाँव है? गाँव है। तो इंडिया में कोई ऐसा राज्य है क्या जो पूरे तरह से शहर ही शहर है? कौन सा? गोवा। मुंबई में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे भी शहर नहीं है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो गोवा हो जाएगा लगभग पूर्ण शहरीकृत राज्य है। और कहाँ के लोग लगभग पूर्ण शिक्षित हैं, मतलब एक को अनपढ़ नहीं है? केरल में। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण शिक्षित राज्य, पूर्ण शिक्षित राज्य, तो आप क्या कहेंगे? केरल। अगर पूछे पूर्ण शहरीकृत राज्य, पूर्ण शहरीकृत राज्य, तो क्या कहेंगे? गोवा। गोवा चूंकि बहुत छोटा भी है और यहाँ पे घूमने वाले लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए शहर बन चुका है। ठीक है, धीरे धीरे दोनों को नोट करते जाओ। जो भी एक्स्ट्रा इस तरह से फैक्ट बताते जा रहे हैं नोट करते जाओ। कॉपी कलम साथ ही रखो, इसको नोट कर लो।
चैप्टर का नाम नाम ऊपर चल गया, हिस्ट्री है। ओके, दूसरा फैक्ट आपको ये जानना है कि भारत में प्राचीन काल से ही योजनाबद्ध नगर मतलब एक ऐसा नगर जो पहले प्लान किया गया तब नगर बसाया गया। जैसे हमने कहा घर दो तरह का होता है, एक ऐसे ही बन गया तो बन गया, और एक होता है प्लान करके तब बनाना। तो भारत में ये प्लान करके शहरें बसाई गई थी, और एक शहर था जिसका नाम आज हम लोग जानते हैं, सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपको याद रखना कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी शहरीकृत, वो कौन सी थी? सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। नोट कर लीजिए एक लाइन दे करके कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, स्टार दे करके लिख लो, भारत की सबसे प्राचीन योजनाबद्ध सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन और योजनाबद्ध सभ्यता, योजनाबद्ध मतलब प्लान करके, योजनाबद्ध सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा या नगरीय सभ्यता थी। हो गया? इसमें कई तरह के शहर थे, समझे? कुछ शहर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सिंधु घाटी या हड़प्पा, एक और क्या बोले हम? नगरीय सभ्यता। तो वो नाम थोड़ी ना। हो गया? ये दोनों नाम लिख लेना है। ये पूरे सभ्यता का नाम था, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे बड़े शहर थे, बहुत सारे। अब 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एक शहर थोड़ी ना होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सारे छोटे बड़े शहर इसमें थे, जिसमें से कुछ का नाम दिया है मोहनजोदाड़ो, चंद्रहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब, हड़प्पा। ये मोहनजोदाड़ो पर तो एक फिल्म ही बन चुकी है, ऋतिक रोशन का फिल्म है इसमें मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में जो है ना, इसको मोहनजोदड़ो कहता है सब। हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। आप चाहें तो लिख लें कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आंसर लिख लीजिए सिंधी भाषा का। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का। सिंधी 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 भाषा। हो गया? यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा ध्यान दो। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज था, ये एक राजदूत था। राजदूत समझते हो? जो हनुमान जी बन के गए थे राम जी का। हनुमान जी राम जी के क्या थे? राजदूत थे। दूत कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस समय जब वो उनके दूत बने थे
तो राम जी राजा नहीं थे, तो दूत कहना बेहतर होगा कि राम जी के दूत थे। उसी तरह से मेगास्थनीज जो था वो एक क्या था, मतलब तुलना नहीं करा रहे हैं, बस शब्द आपको सिखाए हैं, इस शब्द का क्या मतलब है। तुलना तो कराना बहुत बड़ी बात है, तुलना नहीं कराई जा सकती। तो मेगास्थनीज एक आदमी था और वो था राजदूत, किसी राजा का होगा। तो राजा कौन था इसका, राजा था इसका सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, राजा था सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर राजा था उसने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। और भेजा किस राजा के दरबार में, राजा था जिसके दरबार में ये पहुंचा वो था चंद्र, क्या लिख दिए जी, पढ़ा जाएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में आया कौन, मेगास्थनीज। अब आएगा तो कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। अब उद्देश्य इसका कोई खास नहीं था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी किया था। सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर देख रहे हो, इनकी बेटी थी, पुत्री थी इनकी हेलेना। सेल्यूकस निकेटर को एक बड़ी मार मारे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। काहे कि जब सिकंदर आया था ना तो सेल्यूकस निकेटर इनका के मारा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को मारे। तो पहले क्या था प्राचीन भारत में, जैसे पुराना फिल्म में आप देखे होंगे, पुराना फिल्म में क्या कहता है सब, जब दो गुंडा मिलता है, चाहे दो गुंडा में लड़ाई होता है, चाहे मित्र भी रहता है, तो कहता है कि हम लोग अपने मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं और अपने बेटा बेटी का शादी कर लेता है। लेकिन प्राचीन भारत में अपने क्या होता था, जब भी कोई दो राजा लड़ते थे और उसमें जब हारने लगता था एक बड़ा, तो कहता था हम लोग अपनी दुश्मनी को रिश्तेदारी में, फिल्म वाला में कहता था सब दोस्ती को रिश्तेदारी में, और अपने इतिहास में कहता था अपनी दुश्मनी को। अब ऐसा क्यों करता था, हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मान लो अगर कोई राजा जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का संपत्ति छीनेगा, और जब ऐसा छीनेगा तो बेइज्जती महसूस होगी। और यदि वो अपने से उसको गिफ्ट कर दे तब तो बेइज्जती नहीं ना है, ना समझे बात को। आप किसी से उधार लिए 2000 रुपया, ठीक है, अब वो आपसे कहा कि ब्याज जोड़ के दो, तो तनी सुनने में भी ठीक नहीं लगेगा आपको भी उसको भी। आप कहा कि 2000 लिए थे तो उसमें 2000 और 500 का कोई गिफ्ट उसमें खरीद करके और दे दिए ना, उसको लेने में बेचती ना आपको देने में बेचती। अब अगली बार आपसे पैसा लेगा तो आपको भी कुछ गिफ्ट देगा, काम वही हो रहा है, पैसा आपके पॉकेट से ढीला हो ही रहा है। तो राजा सभी क्या करता था, देने का एक अलग तरीका था कि हम आपको दहेज दे रहे हैं। तो जो राजा थे अपने इंडिया के, उनका नाम था क्या चीज, अरे अपने बिहार के थे। अब बिहारी दहेज में कितना पास है सो जान ही रहे हो, एगो नौकरी मतलब 10 लाख प्लस। तो चंद्रगुप्त मौर्य शादी किए सेल्यूकस निकेटर की बेटी से जिसका नाम था हेलेना, और इसे बड़ी रकम लिए दहेज के रूप में। एक कई सारा क्षेत्र भी इनको मिला, और इन्होंने भी कुछ गिफ्ट में इसको हाथी उती दिया, क्योंकि अपने यहाँ हाथी का कमी नहीं था, जंगल खूब था। आज बंगाल वगैरह जो है उसमें जंगल खूब है, हाथी वगैरह खूब है। तो आज देखोगे कि दुल्हन के साथ उसका छोटा भाई या हजाम जाता है। उस समय अब राजा है तो छोट लड़का को थोड़ी भेजेगा, विद्वान को भेज दिया कि जाओ जी देख के आओ वहां। तो यही जो सेल्यूकस निकेटर था अपने बेटी हेलेना के साथ किसको भेजा, राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। किसके दरबार में भेजा, तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आता है। पहला, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, इसने जब यहाँ आया तो आज में कैमरा हो गया कि देखो दोस्तों, अब ब्लॉग बना लेते हैं। जैसे आज का राजा कौन भेजता तो यहाँ से क्या करता है, सबका वीडियो बनाता ले जाकर वहां दिखा देता। नहीं तब तो वीडियो वाला सिस्टम नहीं था, फोटो वाला भी सिस्टम नहीं था। तो पहले चलती थी किताबें, डायरियां, उसमें सारे वर्णों को बैठ के आराम से दिन भर जो देखा उस सारी चीजों को एकदम बढ़िया से सुंदर से सजा के लिखता था। सेल्यूकस निकेटर आया था, उसको बताना पड़ेगा ना कि क्या देखे कैसा देखे। तो सेल्यूकस निकेटर क्या किया, एक किताब लिखा, इसने एक लिखा किताब, और उस किताब का नाम क्या था, इंडिका। इंडिका, तो इंडिका किसकी रचना है, इसमें युद्ध का वर्णन है कि भूखमरी का, दोनों का नहीं, न युद्ध का नहीं। वो तो बस आया था कहाँ घूमने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में घूमने आया था।
तो उस दरबार के बारे में न वर्णन देगा। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन। अगर ये बताओ कि उस समय का, अगर आपको इतिहास जानना हो कि उस समय हमारा समाज कैसा था, इंडिया का, बिहार का, इंडिया का, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, किस तरह की चीजें थी, तो कौन सा किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगा? इंडिका का, कि इंडिका उस दिन बैठ के बढ़िया से इत्मीनान से लिखा था, जो देखा वो लिखा था, तो अच्छी जानकारी मिलेगी इसके बारे में, तो इंडिका हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं। लिखे क्वेश्चन, जो लिख लिए हो ना लिखे, 2 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? सब पता है? मेगास्थनीज कौन था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज एक राजदूत था। पहले जो था, पहले इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब 2025 से ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने लगा है। आपको ये याद होना चाहिए कि मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। तो नगर का जो प्रशासन था वो कौन संभालते थे? नगर पालिका। ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर नगर प्रमुख को नागरक अथवा पुरमुख कहा जाता था। एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कि जो नगर का हेड होता था, अध्यक्ष होता था, जैसे गांव का अध्यक्ष मुखिया कहलाता, गांव का जो हेड है पंचायत का मुखिया कहलाता है, उसी तरह से पहले नगर का जो हेड होता था उसको नागरक या पुरमुख कहा जाता था। मेगास्थनीज नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो मेगास्थनीज आया था तो उस समय जो नगर का पदाधिकारी था, हेड था, उसको क्या कहते थे? तो एस्टिनोमोई। उसके बाद में यहाँ पे गुप्त काल में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, गुप्त काल में नगरों के प्रशासन को नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर का प्रधान अधिकारी पूर्वपाल कहा जाता था। ये कब? गुप्त काल में। ये गुप्त राजा हुआ करते थे उनके काल में। और ये जो आया था मेगास्थनीज, किसके काल में आया था? मौर्य काल में। हाँ, जब मेगास्थनीज इंडिया आया तो उस समय किसका शासन था इंडिया में? मौर्यों का। इसलिए कहा जाता है कि किस काल में आया था? मौर्य काल में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, मेगास्थनीज किस काल में भारत आया? मेगास्थनीज किस काल में भारत आया?